तो हम लोग पढ़ते थे 6-8 क्लास में, 6-7 क्लास में। तो हम एक मेरा दोस्त था बुच्चा ललुआ, समझ गया, वही धनंजय यादव। अब जाना होता था मिडिल स्कूल, जैसे हम लोग के गांव से 2 किलोमीटर दूर था, तो बीच में पैन मिलता था, समझ गए, पैन समझते हो ना, पैन मिलता था जहाँ पे छोटा सा नाला के रूप में होता है, पानी उनी निकलते रहता है। अब वहाँ पर करते थे, का बुच्चा का विचार है, तब बोल कि का पढ़े चल में आज, पहले ही मैटर हम लोग फाइनल कर लिया कि आज पढ़े नहीं जाना है, तो कैसे, तो चल फिसल के गिर जाना है हथिया में, पैनिया में, और जा करके उसमें फिसल जाते थे, गिर गए, और आके झूठे उठो मम्मी के सामने, मम्मी चोट लग लो, समझ ले, पूरा भींग लो, तबीयत खराब हो गलो, समझ ले। अच्छा ठीक है बाल उल पोछ करके उसके बाद फिर तुरंत हमने खेले, समझ गया। और हमने बुच्चा कहते थे आज बच गए, बोल बरसात में इसी करे के, समझ गए, बरसात में पढ़े जैसे बच जावे। नहीं पापा तो पढ़े लिखे लगी टेंशने नहीं लेते थे। देखो माँ का जो बाप का काम है क्या चीज़, पैसा सिर्फ प्रोवाइड कराना, समझ गया। बाप के पास उतना समय नहीं होता है कि आपको ध्यान दे क्या कर रहा नहीं कर रहा है, लेकिन माँ जो घर में होती है ना, कोई भी लड़का पढ़ता है उसके पीछे उसकी माँ होती है। कोई भी लड़का ज़्यादा पढ़े कम पढ़े या ना पढ़े, उसके पीछे जिम्मेवार कौन है, माँ है। नहीं बच्चा पढ़ा उसका जिम्मेवार माँ है। अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लिया कुछ बन गया तो उसका जिम्मेवार माँ है। यानी कि जिम्मेदारी होता है पढ़ाई लिखाई का किसका, माँ का। बाप का काम है सिर्फ पैसा देना, समझ गए। जब हम गांव में रहते थे ना, तो गांव में पढ़ाई लिखाई का साधन अच्छा था, वहाँ पे भी अच्छा पढ़ाई होता था, लेकिन एगो नहीं होता था मम्मी के माँ लोग के लगता था कि सबके बेटवा इंग्लिश बोला है, हमार बेटवा हिंदी बोला है, ठीक ना, इहो इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो जहानाबाद फिर वो पढ़ने के लिए मकान लिवाया कि अभी लड़का पढ़ेगा तो वहाँ भाई रहना पड़ेगा आदमी को। तो फिर वहाँ 5 लाख में पापा मकान लिए, समझ गए, घड़ी 2004 में या 2003 में पढ़ने के लिए वहाँ मकान लिवाया। फिर मम्मी रही, हम रहे, फिर धीरे धीरे चाचा चाची सब रहने लगा, फिर बंटवारा हो गया, समझ गया ना। लेकिन मकान लिवाया था सिर्फ लड़कन के पढ़ने के लिए कि लड़कन पढ़ेगा जहानाबाद में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन जानते हो ना कि बंटवारा भाई में जरूरी नहीं होगा तो वो दिक्कत है। पढ़ाई लिखाई एक ऐसा चीज़ है बाबू कि जीवन में आपको हर चीज़, कहा जाता है कि किताब देखे हो, किताब कहाँ फेंकल रहता है, जमीन पर। जाइएगा गांधी मैदान देखिएगा, किताब कहाँ पर फेंक रहेगा, गांधी मैदान में एकदम जमीन पर। लेकिन वही किताब जो पढ़ लेता है जमीन वाला को, समझ गए, ऊंचाई पर पहुंच जाता है, आसमान में पहुंच जाता है। तो किताब अपना भी स्वभाव जीवन में कैसा रखिए, एकदम किताब जैसा, समझ गए, एकदम नीचे में गिरल है। लेकिन आपको जो पढ़ ले वो कहाँ पहुँच जाए, एकदम आसमान में। तो ये सब नैतिक शिक्षा है। तुम लोग को शायद अभी नैतिक शिक्षा पढ़ाया जाता होगा, 10th क्लास में है, इसका सिलेबस में नहीं, नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ना है। 4-5 में CBSE स्कूल में चलता था, हम लोग पढ़ते थे। हाँ, नैतिक शिक्षा बुझाएं इसको। अगर आपके पास कहता है सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट को हम लोग एक नाम से जानते हैं, डिटर्जेंट। इसको किस नाम से जानते हैं, डिटर्जेंट। डिटर्जेंट को क्या बोला जाता है, अपमार्जक। अपमार्जक को हम क्या बोलते हैं, सरफ। अब ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग अपमार्जक कर सकते हैं, डिटर्जेंट कर सकते हैं। और सरफ का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो धोने वाला सोडा के रूप में, यानी कि ये कपड़ा धोने वाला सोडा के रूप में, धोने वाला सोडा के रूप में। यानी कि जो धोने वाला जो सोडा होता है आपके पास, ये कहा जाता है कि क्षारीय स्वभाव का होता है, क्योंकि आपके कपड़ा में क्या होता है, अम्ल की उपस्थिति होती है। जब आपका पसीना आपके शरीर से निकलता है तो वो पसीना का जो कह सकते हैं कि स्वभाव होता है, वो पसीना का स्वभाव कैसा होता है, अम्लीय होता है। और आपका जो सरफ होते हैं वो सरफ किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का। तो अम्ल के साथ क्षारीय, यानी पसीना कपड़ा में जो छुपा होता है, गंदा पदार्थ जो आपके कपड़ा में छुपा होता है, उसके साथ रिएक्शन करके ये क्षारीय पदार्थ आपके कपड़ा को क्या कर देता है, साफ कर देता है। यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और ये डिटर्जेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O, 10H2O।
ये तब की बात बताया गया है जब आप जल में इसको घोले हुए हो, यानी कि जलीय विलयन के रूप में आपका डिटर्जेंट होता है, तब उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। लेकिन जनरली अगर हम लोग डिटर्जेंट की बात करते हैं या सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो आप इसको सोडियम कार्बोनेट को ऐसे भी लिख सकते हैं Na2CO3। अब देखिए Na2CO3 रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम होता है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। या डिटर्जेंट का रासायनिक नाम क्या हुआ आपका? Na2CO3। अब यही चीज आपको बोले कि Na2CO3 10H2O का व्यापारिक नाम क्या होगा, तो व्यापारिक नाम ये होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर अब जाइएगा किसी सावबनिया के दुकान में जाके कहिएगा कि हमको सोडियम कार्बोनेट दीजिए, वो देगा नहीं। लेकिन अगर कहिएगा कि भैया हमको डिटर्जेंट दीजिए, क्या दीजिए, सरफ दीजिए, अपमार्जक दीजिए, तो तनी मनी पढ़ल होगा तो दे देगा, समझ गए। लेकिन जो लोल बकलोल साहु जी होगा उसके पास जाके एकदम कहिएगा एकदम साफ साफ शब्दों में कि हमरा धोवे वाला सरफ तभी देगा, समझ गया। कपड़ा धोवे वाला सरफ दीजिए तब देगा, नहीं तो कोई और सरफ थमा देगा आपको, गिले जाइए से पी लीजिएगा जाकर के। क्योंकि सरफ को सोडा कहते हैं, सोडा एक और होता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है। अब देखिए यहां पर आपके पास धोने वाला सोडा Na2CO3 10H2O के रूप में। अब कहा जाता है कि इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं, यानी कि अगर सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना है तो आप इसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट को दो तरीका से प्राप्त किया जाता है। धोने वाला सोडा को अगर हम बनाने की बात करें तो दो तरीका से। एक होता है आपके पास कौन सा विधि? साल्वे विधि, जो पिछले क्लास में बताए थे। तो साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं अमोनिया सोडा विधि। अमोनिया सोडा विधि, तो अमोनिया सोडा विधि द्वारा इसको हम तैयार करते हैं या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। नहीं तो एक उपाय इसका और होता है कि अगर सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से बना सकते हैं। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करिएगा तो गर्म करने के बाद आपका बन जाएगा कौची? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज? वाटर। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, जो एक प्रकार का डिटर्जेंट होता है, एक प्रकार का सरफ होता है। तो इस तरीका से इसको हम बना लेते हैं। फिर कहा जाता है कि आपके पास जो सरफ होते हैं वो सरफ किस स्वभाव का होता है, यानी कि सरफ का पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय स्वभाव का होता न है। तो सरफ जो आपके घरों में उपयोग किए जाते हैं कपड़ा धोने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसका स्वभाव किस नेचर का होता है? क्षारीय नेचर का होता है। अब कपड़ा धोने वाला सरफ का उपयोग यानी कि Na2CO3 का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला दिमाग में तो यही चीज उपयोग में आता है कि भैया हमारे घर में जो सामान उपस्थित होते हैं, गंदा पदार्थ होता है, जैसे कपड़ा का कोई बना पदार्थ हो या प्लास्टिक का कोई बना पदार्थ हो, उसको धोने के लिए हम क्या चीज का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का, यानी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, सरफ का इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जाता है आपके पास कि सरफ का इस्तेमाल और कहाँ किया जाता है? तो फिर कहा जाता है कागज को साफ करने में, कांच को साफ करने में, ये सब को साफ करने में भी अब क्या चीज का उपयोग करते हैं? डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। फिर कहा जाता है प्रयोगशाला विधि द्वारा नए नए यौगिक बनाने में, प्रयोगशाला विधि द्वारा नए नए यौगिक बनाने में हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। और एक चीज और, खारापन को हटाने के लिए, अगर देखिए बात ऐसा है, कभी गांव घर में आप लोग गए होंगे, मान लिया जाए शहरी क्षेत्र का पानी जरा मीठा आपका हो, पीने के लिए लोग रखता है। गांव घर में क्या होता है, पुराना चापाकल है, उसका पानी एकदम खरा हो जाता है, समझ गए। अगर गलती से उस चापाकल के पानी से आप नहा लेते हैं तो आपका बाल एकदम पूरा एकदम झखुराइल जाएगा, समझ गए। एकदम लगेगा कि एकदम एक दूसरे पर बलवा एकदम रिएक्शन कर रहा है, लग रहा है कि युद्ध छिड़ल है, समझ गया। ओकरा ऊ धैले, ओकरा ऊ धैले, एकदम ऐसे की तरह। एक बार की बात है, हम गए, हमारा घरवा के सामने एक चापाकल था, उसमें मतलब हमको नहीं पता था इसका पानी खरा है, घर में मतलब माहौल था पूजा पाठ का, तो हम गए, अंगा पैंट बाहर खोल के नहाना शुरू कर दिया। अब नहाना शुरू तो कर दिए, पानी उछले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उछलने के बाद साबुन लगाया तो हम सोचे अब तो माथा फ्रेश हो गया होगा, हाथ तरीके आओ लट्टा हो गया, समझ गया, मतलब एकदम सब बलवे ज्वाइंट हो गया एकदम ऐसे। अब तुरंते कहें कि अब कैसे हटेगा, तो केमिस्ट्री का यूज किए, तुरंते गए विभुआ के बोले भैया के पापा, अरे सरफ ले जाओ, सरफ, साबुन से न सुनता, सरफ लाया, समझ गए। उघड़ी टाइट्स वगैरह घर में सरफ था,
लिए, उसको भर दम पहले फेनाए, एक पर डाले, लगड़े, एकदम बाल फ्रेश हो गया, समझ गए, एकदम शैम्पुल की तरह एकदम फर हो गया। इसका मतलब है कि खारा पानी से यदि आपको नहाने का जरूरत कभी पड़ जाए तो आप साबुन का इस्तेमाल ना करो, नहीं तो आपका बाल कैसा एकदम हो जाएगा, एकदम खरखराइल टाइप के, समझ गया। लेकिन एकदम जटिल टाइप के हो जाता है, एकदम कठोर, एकदम कह सकते हैं कि जैसे चाकुओ एक में मारोगे ना तो चाकुओ भीतरे नहीं जाएगा, समझ गया, इतना कड़ा हो जाता है। फिर हाँ जी, और बाद क्या कीजिए कि सरफ से उसको एक बार धो लीजिए तो एकदम माथा एकदम फ्रेश हो जाता है। शैम्पू से भी नहीं होता है, शैम्पुलवा तो पत फेनैबे नहीं करेगा ओकरा में, शैम्पुल से ना हो करे तो उसमें फेनैबे नहीं करता है, एकदम लगेगा शैम्पुल डाले माथा पर लगेगा कहाँ उड़िया गया पता नहीं चल रहा, खाली लगेगा ऐसे ही से हो रहा है बस। लेकिन वही सरफ से आप नहाओगे तुरंत क्या हो जाता है, आपका बाल साफ कर देगा। इसका मतलब है कि खारा पानी में जब भी कोई काम करना हो तो आप वहां पर क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, डिटर्जेंट। इसीलिए कहा जाता है कि पानी में जो खारापन होता है उसको डिटर्जेंट काट करता है, उसको डिटर्जेंट क्या करता है, काट करता है। यानी कि आपका कह सकते हैं कि खारा पानी में अगर आपका साबुन को ज्यादा ऐसे करना हो, मतलब फेन उत्पन्न करना हो तो कम फेन उत्पन्न होगा, लेकिन यदि आप सरफ को डाल देंगे तो आपका पानी में क्या होगा, झाग ज्यादा उत्पन्न करेगा साबुन के अपेक्षा। लेकिन जनरल वाटर में अगर सरफ को डालते हैं, यानी आपके घर में मीठा पानी है, यानी कि साफ सुथरा पानी है, तो उसमें और आपका झाग उत्पन्न करता है। कठोर पानी में कह सकते हैं, खारा पानी में झाग उत्पन्न उतना बढ़िया से नहीं हो पाता है। चलिए, ये हुआ बात आपका सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड। अब मुकालात करते हैं आगे। तुम लोग बड़ी दूर तक सोचता है, हम सब समझते हैं। लिखिए, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का लिखा बाबू रे, अरे दांत मत खसो, नहीं तो दांत बाहर आ जाएगा तो फिर खुरपा लेखा निकल रहेगा, समझ गए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl ब्रैकेट Cl होता है। ऐसा इनका लिख लो ना जी, CaOCl ब्रैकेट Cl होता है। इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए डैश मार के आगे लिखिएगा। शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को, शुष्क बुझे हुए चूने को, चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके, गर्म करके, गर्म करके, गर्म करके क्लोरीन गैस को, क्लोरीन गैस को, क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो, प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण तथा जल बनता है। विरंजक चूर्ण तथा जल बनता है। विरंजक चूर्ण तथा जल बनता है। इसका रंग सफेद होता है। इसका रंग सफेद होता है। इसका रंग सफेद होता है। इसी में इसका रंग सफेद होता है।
लिख लिए? चलिए समझिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl ब्रैकेट Cl। समझ में आया? विरंजक चूर्ण का व्यापारिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि हम लोग अंग्रेजी में इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं और व्यापारिक नाम में इसको कह सकते हैं कि कहीं पर किनने के लिए भी जाते हैं तो विरंजक चूर्ण न कह करके ज्यादातर वो कौन सा शब्द यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर ही कहते हैं कि भैया ब्लीचिंग पाउडर है आपके पास, तो हाँ है, तब देता है। अब बताइए कि विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता होगा, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। बूझे हुए चूना यानी कि चूना की बात कर रहा है, तो चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस प्लस आपके पास Cl2। कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, उसमें क्लोरीन प्रवाहित किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तो आपके पास एक नया कंपाउंड बनता है CaOCl, Cl और प्लस आपका क्या चीज? H2। कैसे आप समझोगे इसको? देख, कैल्शियम कै गो? एक। ऑक्सीजन कै गो? हाइड्रोजन कै गो? क्लोरीन कै गो? क्लोरीन 2 गो। CaO 2 गो Cl मिल गया इसके साथ, यानी कि CaO और Cl। देखिए CaOCl है ना, यहाँ पे 2 गो, ये बन गया CaOCl और ये बन गया Cl। अब देखिए यहाँ पर ये वाला कौची था? 1 ऑक्सीजन बचा हुआ था, 2 गो हाइड्रोजन, ये क्या बना देगा? H2। समझ में आया? कोई दिक्कत? नोट करिए। एगो कौन तो गाना था ना, हो बारिश होता था तो कोई लड़कियां गाई थी, मेरा यार हाँ मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। केकर यार अभी तक हंस रहा है, कल रात से कि अभी तक पानी पड़ रहा है, बताओ तो। उसको जा करके मुंह में ठेपी उपी लगा, ये तो पूरा दानापुर पटना दहला देगा। जो देखना, जो ऊपरे से जितने चिकन रहेगा उतने खतरनाक रहेगा, समझ गया? तो ये कार्बेट वाला माँ क्या करता ना, पहले बढ़िया से एकदम रहता है, हार्ड रहता है, मैंने एकदम मतलब कि कच्चे आम रहता है, उसको पूरा बढ़िया से रगड़ धोता है, एकदम चिकना कर देगा, एकदम मेकअप टेकअप करके कार्बेट में डाल के पका देगा, समझ गया? और वो सब जो होता है पेड़ पर, जो ऊ वाला आम पर देखना, ओकरा में कहीं लस्सी लगल रहेगा तो कहीं करिया लगल रहेगा, समझ गए? तो ऊ आम बढ़िया रहता है जिसमें ऊपर से कुछ लगा हुआ हो, समझ गए? तो चिकना आम पर एगो ऐसा ही एगो दोस्त थी, वो बोले, हम कहले कैसा नाम लेती हो? तो एकदम चिकन। कहली हाँ चिकन शरीर वाला आदमी चिकने लेता है। कहली चिकन आम मत लेना, नहीं तो सब शरीर खराब हो जाएगा। तो कैसे? कहली कार्बेट का पकाया हुआ रहता है। जाना देखना कि वैसा आम हमको मिल रहा है जिसमें करिया कलूट कुछ लगल है ऊपरे से, समझ गया? और बाद लस्सी उसी जो रहता है उसका लगा हुआ, लस्सा टाइप का वो लगा हुआ रहे, तो वो आम लेना, क्योंकि वो डायरेक्ट पेड़ का आम है, उसमें कोई छिड़खानी नहीं किया गया। इसका उपयोग लिखिए, हम सोचे कि टाइम हो गया होगा। लिखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग डैश मार के लिखिएगा बाबू। विरंजक चूर्ण का उपयोग, आगे बढ़ा जाए। लिखिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग में पहला नंबर में कीटनाशक के रूप में आओ अंदर आके बैठ। कीटनाशक के रूप में। दूसरा पॉइंट, कागज एवं कपड़ों को रंगने में, आइए बैठिए जगह है। कागज एवं कपड़ों को रंगने में। तीसरा पॉइंट, क्लोरीन
क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में हो गया जी। देखिए टैबलेट वाले बट्टे ध्यान थे कहाँ डाटा है आपके पाठ कि अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर बिरंजक चूर्ण, तो बिरंजक चूर्ण का उपयोग आप लोग देखते होंगे आपके घर के अलग अलग में कूड़ा उठा के ले जाता होगा और कूड़वा पर ऐसे करके कुछ फेंक देता है। पहले हमको नहीं पता चलता था तो लगता था कि आटा सब बर्बाद कर रहा है, समझ गए। हमको लगा कि आटा फेंकता है ऐसे ऐसे, समझ गया कि कीड़ा मकोड़ा जो वहाँ पर रहता है ना वो बढ़िया से जीवित रहे, समझ गए। लेकिन बाद में जब 10वां क्लास पढ़े तब पता चला कि धत तेरी के वो तो ब्लीचिंग पाउडर फेंकता है, समझ गए। ब्लीचिंग पाउडर ही चलते फेंकता है कि जहाँ पे कचरा हम रखे हुए थे, कचरा का ढेर जहाँ पे लगा हुआ था वहाँ पे बहुत सारा दुर्गंधित गंध हो जाते हैं, समझ गए। अब बहुत सारे वायरस की उत्पत्ति हो जाती है, अब बैक्टीरिया कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से कचरा उठाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आराम से वहाँ पर कीटनाशक यानी कीटाणु को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर को फेंक देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से सभी कीटाणु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर देखिए अगर आपके घरों में नली में ज़्यादा कीड़ा उड़ा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नली में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है आपका नली में जो उपस्थित होता है कीड़ा मकोड़ा वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर देखिएगा छठ घाट के समय, छठ जब पूजा होता है तो छठ घाट पर क्या किया जाता है, साफ सफाई करके पूरा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहां पर उपस्थित जो पहले से कचरा था वो दुर्गंध न दे, यानी कोई गंध खराब प्रकार का गंध न दे। अब ब्लीचिंग पाउडर का काम है कि वहां पर जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं उसको क्या कर दे, मार दे। कागज तथा कपड़ा को रंगने में, अब देखिए जैसे हम लोग धोबी को देते हैं ना, जैसे मान लिया जाए कि कोई ब्लैक जीन्स है या ब्लैक कोई कपड़ा है, उसका रंग खराब हो गया, अब कहते हैं भैया इसको धोबी के पास दे देते हैं, कपड़ा क्या करेगा, उसको डाई कर देगा। तो डाई करने के लिए देते हैं तो रंग तो डालवे करता है, लेकिन उसका नियम है कि गर्म पानी करेगा, गर्म पानी करने के बाद उसमें ब्लीचिंग पाउडर हल्का डालेगा, ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद उसमें रंग डालता है, जिस कलर का आपको डाई करवाना है रंग डालेगा, और उसके बाद कपड़ा में कुछ देरी डुबा, कपड़ा को कुछ देरी डुबा करके उसमें रख देता है, उसके बाद बाहर निकाल करके टांग देता है। यानी कि कपड़ा को रंगने में भी किसका उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। ऐसा करने से ये फायदा होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर का जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होता है कि मतलब कि ब्लैक कलर के पार्टिकल से मतलब रंग से वो घुल जाता है और कपड़ा में जाकर के लंबे समय तक बैठ जाता है, समझ गए, जो कि जल्दी छूटता आपके कपड़ा से नहीं है। इसलिए कपड़ा को रंगने में क्या चीज का उपयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? चलिए तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास, आज भर इतना ही। और कुछ है? अच्छा, क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम लोग जानते हैं कि बेहोश करने में किया जाता है। CHCl3 जिसका सूत्र होता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। अब ये क्लोरोफॉर्म किसी व्यक्ति को सुंघा करके बेहोश कर दिया जाता है और बेहोश करके खोपचा में ले जाता है, समझ गया, जिसको किडनैपिंग वगैरह भी हम लोग कहते हैं। तो खोपचा में भी इंसान को ले जाने के लिए, मारने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का बहुत ही जहरीला पदार्थ होता है, इसको सुंघाने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। आज भर ढील द, कल भर पढ़ो।